आज से तकरीबन 76 साल पहले साल 1945 में दुनिया में पहली और आखिरी बार किसी मुल्क पर एटम बम गिराया गया था और ये काम अमेरिका ने किया था। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को एटम यानी परमाणु बम गिराए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बम गिराने के बाद तकरीबन 80,000 लोगों की फौरन मौतें हो गई थीं और करीब करीब सभी इमारतें तबाह हो गई थीं। एटम बम ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत को कैसे तहस नहस कर सकते हैं? हिरोशिमा और नागासाकी आज भी इसकी गवाही देते हैं। वहां के लोग आज 76 साल बाद भी अमेरिका के उस एटॉमिक हमले के असर से उबर नहीं पाए हैं। दूसरी तरफ आज उस तबाही के 76 साल बाद भी दुनिया के 9 मुल्कों के पास 13,000 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं, जो इस मौजूदा वक्त में कहीं ज्यादा तबाही मचाने की बिसात रखते हैं। और ये 9 मुल्क हैं अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, पाकिस्तान, भारत और नॉर्थ कोरिया, जिनके पास कुल मिलाकर तकरीबन 13,080 न्यूक्लियर यानी परमाणु हथियार मौजूद हैं। खास बात यह है कि भारत के पड़ोसी मुल्क चाइना और पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार में उससे काफी आगे हैं। अगर हम भारत, पाकिस्तान और चाइना की बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे अनोखे हालात हैं इन 3 मुल्कों के। भारत का पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ ही सीमा विवाद चलता रहता है। दुनिया में न्यूक्लियर पावर से लैस बहुत कम ऐसे मुल्क हैं जिनकी सरहद पर तकरीबन हर वक्त तनातनी चलती रहती है, फिर चाहे वो गोलाबारी के जरिए हो या किसी दूसरे जरिए से। जानकारों का कहना है कि भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान और चाइना 2 ऐसे मुल्क हैं जहां एटॉमिक हथियारों का कंट्रोल पूरी तरह से फौज के हाथ में है। ऐसे में भारत के लिए यह हालात और भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। एक और बात जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि पाकिस्तान और चाइना ना सिर्फ मिलिट्री एलीज यानी सैन्य सहयोगी हैं, बल्कि कहीं ना कहीं ये दोनों मुल्क न्यूक्लियर एलीज भी हैं। आपको यहां पर एक बेहद अहम रिपोर्ट के बारे में बता दूं। अभी पिछले महीने ही ब्रिटेन के थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रैटेजिक स्टडीज IIAS ने न्यूक्लियर डेटरेंस एंड स्टेबिलिटी इन साउथ एशिया परसेप्शन एंड रियलिटीज नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जिस लेवल पर पहुंच गया था, उस लेवल में अगर दोनों मुल्कों के बीच किसी तरह का बड़ा मिसकैलकुलेशन होता तो एटॉमिक हथियारों के इस्तेमाल के खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता था। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत और पाकिस्तान लगातार अपनी टेक्नोलॉजी और काबिलियत या एफिशिएंसी को डेवलप कर रहे हैं। इसकी वजह से दोनों ही मुल्क एक दूसरे के न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम कम आंक रहे हैं, जो कि बेहद खतरनाक है। वैसे भारत ने 1998 में वाजपेयी सरकार के दौरान जब पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया तो कहा गया कि यह चीन से हिफाजत के लिए है, लेकिन आज 2020 और 2021 में भी LAC पर भारत और चाइना के बीच तनाव बरकरार है। वहीं पाकिस्तान के साथ भले ही सरहद पर अभी सीज फायर चल रहा है, लेकिन तनाव अचानक कब बढ़ जाएगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तरफ जहां दुनिया पिछले 2 सालों से जानलेवा कोरोना महामारी से जूझ रही है, वहीं एटॉमिक हथियारों पर बेतहाशा पैसा भी खर्च किया जा रहा है। अभी कुछ हफ्ते पहले ही अमन शांति के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स ICAN की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि साल 2020 में न्यूक्लियर पावर मुल्कों ने $72.6 बिलियन की रकम सिर्फ परमाणु हथियारों पर खर्च करी। साल 2019 के मुकाबले ये खर्च $1.4 बिलियन ज्यादा है। कॉम्प्लिसिट 2020 ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन स्पेंडिंग नाम से पब्लिश इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे कोरोना महामारी के दौरान बिखरती इकोनॉमी और जर्जर होते हेल्थ सिस्टम के बावजूद सरकारें लोगों के टैक्स का पैसा डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स तक पहुंचा रही थीं।
इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स यानी ICAN के मुताबिक कोरोना महामारी के दौरान न्यूक्लियर हथियारों पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले मुल्कों में अमेरिका पहले नंबर पर है, चाइना दूसरे नंबर पर और इस लिस्ट में भारत छठे और पाकिस्तान 7वें नंबर पर है। अमेरिका ने $37.4 बिलियन खर्च किए हैं, तो उधर चाइना ने $10.1 बिलियन खर्च किए। उसके बाद रशिया ने $8 बिलियन, ब्रिटेन ने $6.2 बिलियन, वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने $5.7 बिलियन और भारत ने $2.4 बिलियन खर्च किए हैं। तो पाकिस्तान ने भी $1 बिलियन और नॉर्थ कोरिया ने $667 मिलियन खर्च किए हैं। आपको यहां पर बता दूं कि पिछले महीने ही स्वीडन के थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी करी थी और इस रिपोर्ट में न्यूक्लियर हथियारों से जुड़ी कई अहम इंफॉर्मेशन सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक 1990 के बाद से यह पहली बार है जब दुनिया में एटॉमिक हथियार बमों को बनाने का सिलसिला बढ़ गया है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि न्यूक्लियर हथियारों के मामले में भारत से चाइना और पाकिस्तान काफी आगे है। साल 2011 की शुरुआत में एटॉमिक पावर से लैस 9 मुल्क जिसमें अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया शामिल है, उनके पास कुल मिलाकर लगभग 13,080 एटॉमिक हथियार थे। इनमें से 3,825 न्यूक्लियर हथियार फौरन किसी भी तरह के ऑपरेशन के लिए तैयार रखे गए हैं। पिछले साल इनकी तादाद 3,720 थी। इन 3,825 हथियारों में से करीब 2,000 यानी 2,000 न्यूक्लियर हथियार अमेरिका और रशिया के हैं, जिन्हें हाई अलर्ट मोड में रखा गया है। इजराइल के पास करीब 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 40 से 50 एटॉमिक हथियार हैं। उधर दूसरी तरफ उत्तर कोरिया ने पिछले साल के मुकाबले करीब 10 नए न्यूक्लियर हथियार बनाए हैं और मौजूदा वक्त में उसके पास 40-50 न्यूक्लियर हथियार हैं। चाइना ने पिछले साल के मुकाबले 30 नए न्यूक्लियर हथियार बनाए हैं और अब उसके पास 350 परमाणु हथियार हो गए हैं। पाकिस्तान ने पिछले साल के मुकाबले 5 नए न्यूक्लियर हथियार बनाए हैं और उसके पास अब करीब 165 परमाणु हथियार मौजूद हैं। वहीं भारत ने पिछले साल 6 नए एटॉमिक हथियार बनाए और अब उसके पास तकरीबन 156 परमाणु हथियार हो गए हैं। मतलब पाकिस्तान के पास भारत के मुकाबले 9 एटॉमिक हथियार ज्यादा हैं। तो चाइना के पास 194 न्यूक्लियर हथियार भारत से ज्यादा है। स्वीडन के थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की यह रिपोर्ट जारी होने के बाद इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज्यादा चर्चा चीन यानी चाइना की हो रही है। और भारत के हिसाब से देखें तो उसका चीन से सीमा विवाद अब भी जारी है और यह कोइंसिडेंस है कि सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की यह रिपोर्ट गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई वायलेंस क्लैश के 1 साल पूरे होने के बाद आई है। इस झगड़े में भारत के 20 सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की जानें गई थीं। तब से लेकर अब तक दोनों देशों के रिश्ते नॉर्मल नहीं हो पाए हैं। जबकि इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखें तो दुनिया के कई ताकतवर मुल्क चाइना को चौतरफा घेरने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे G7 कॉन्फ्रेंस हो, नेटो नेताओं की बैठक हो या फिर क्वाड देशों की मीटिंग। हर मंच पर चीन के लगातार बढ़ते दबदबे से पैदा होने वाले खतरों पर बात करी जा रही है। लेकिन चीन है कि किसी से नहीं दब रहा है और सबको एग्रेसिव होकर जवाब दे रहा है। G7 देशों से तो चाइना ने यह तक कह दिया कि वो दौर अब खत्म हो गया है जब छोटे ग्रुप दुनिया की किस्मत का फैसला करते थे। लेकिन सिप्री की रिपोर्ट आने के बाद ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि एटॉमिक हथियारों की तादाद बढ़ाने की ऐसी होड़ क्यों मची हुई है और इसके चलते दुनिया को किस तरह के खतरे से सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत को एटॉमिक पावर से लैस करने में अहम किरदार निभाने वाले और भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले साइंटिस्ट और एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि एटॉमिक हथियार दूसरे देशों को हम पर हमला करने से रोकते हैं, इसलिए ये अमन के हथियार हैं। न्यूक्लियर हथियारों को अक्सर वेपन ऑफ डेटरेंस यानी जंग रोकने वाले हथियार भी कहा जाता है।
वैसे कुछ जानकारों का मानना है कि न्यूक्लियर हथियार असल में कभी हमला करने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि इनका मकसद डिफेंसिव होता है। जानकारों के मुताबिक अगर वो भारत, पाकिस्तान और चाइना की ही बात करें तो उन्हें नहीं लगता है कि ये देश कभी एक दूसरे पर न्यूक्लियर हमला करेंगे, क्योंकि इन तीनों के पास न्यूक्लियर हथियार है। यही वजह है कि सरहद पर तनाव या झगड़े के बावजूद परमाणु हमलों तक के हालात नहीं बनते हैं, और यही वजह है कि परमाणु हथियारों को वेपन ऑफ डेटरेंस कहते हैं। लेकिन न्यूक्लियर हथियारों को वेपन ऑफ डेटरेंस और शांति के हथियार बताए जाने के बाद भी जानकार दुनिया पर एटॉमिक बमों की वजह से मंडराते खतरे को सिरे से नकार नहीं सकते। वक्त के साथ डेटरेंस वाली थ्योरी को भी जानकारों से चुनौती मिल रही है। ग्लोबल सिक्योरिटी के मुद्दे पर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक एटॉमिक हथियारों को लेकर डेटरेंस की थ्योरी अब इररेलेवेंट हो गई है। ग्लोबल सिक्योरिटी के मुद्दे पर काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की वेबसाइट पर जापानी नेता और हिरोशिमा के गवर्नर हिदेको युजाकी ने A message from Hiroshima on the reality of the atomic bombing टाइटल से एक आर्टिकल लिखा है। उस आर्टिकल में उन्होंने लिखा है कि डेटरेंस वाली थ्योरी कोल्ड वॉर के वक्त की है, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन में आइडियोलॉजी की लड़ाई चल रही थी। युजाकी के मुताबिक न्यूक्लियर डेटरेंस की थ्योरी अनसर्टेन फोरकास्ट पर बेस्ड है। मौजूदा वक्त में लगातार डेवलप होती टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिकल हालात को देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि न्यूक्लियर डेटरेंस की थ्योरी से आने वाले वक्त में न्यूक्लियर वॉर का डर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। वैसे न्यूक्लियर हथियारों के खतरों को कम करने के लिए और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट यानी परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर डिसआर्मामेंट रिसर्च UNIDIR, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री, इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स ICAN और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स जैसे थिंक टैंक और ऑर्गेनाइजेशन लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि न्यूक्लियर हथियार जब तक दुनिया में मौजूद हैं, उनसे जुड़ा डर भी बना रहेगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।